कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट वारगा मोड़। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी पहले फंडामेंटल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने हेल्थ के रिगार्डिंग पढ़ा था। जो हमारी सेकंड क्लास थी वो हमने उसी के आगे हमने कंटिन्यू किया था। और जो आज हमारी है थर्ड क्लास में हम पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड हेल्थ केयर एजेंसीज। ओके, तो हमारे पास क्या होती है हेल्थ केयर सेटिंग्स, क्या होती है हेल्थ केयर एजेंसीज। ठीक है, हम दोनों क्लासेस से आगे थर्ड जो हमारा लेक्चर है उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हेल्थ केयर एजेंसीज का क्या मीनिंग होता है आपके पास? हेल्थ केयर एजेंसी का बेसिकली आपके पास मीनिंग होता है कि वो इंस्टीट्यूट, वो लोकेशन जहां आप हेल्थ केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं या आपको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे आपकी हेल्थ को प्रमोट करना, आपकी हेल्थ को अच्छा कोई डिजीज हो गई है उससे प्रिवेंट करना, ठीक है, और डायग्नोसिस, आपका ट्रीटमेंट, मतलब जो जितनी भी चीज़ें आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग हैं और जो हाँ वो आपको मिलेंगी वो आपका क्या होता है हेल्थ केयर एजेंसीज होती हैं, हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं। इसमें हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल एक ऐसे प्लेस है जहाँ आपको अगर कोई भी डिजीज कंडीशन आप में अराइज होती है या कोई भी प्रॉब्लम आप में अराइज होती है, आप कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो। हॉस्पिटल क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है वहाँ आपके डिजीज को डायग्नोस किया जाएगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया हेल्थ केयर एजेंसी का मीनिंग क्या होता है? हेल्थ केयर एजेंसी का मीनिंग हमारे पास होता है कि वो एजेंसीज, वो सेटिंग्स जहाँ पे आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं एक फिजिकल लोकेशन वेयर ऑल हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, हेल्थ केयर सेटिंग का मीनिंग, हेल्थ केयर एजेंसी का मीनिंग समझ में आया आपको? तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ केयर एजेंसी का हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हेल्थ केयर एजेंसी के अंदर आते हैं, कौन सी टीम होती है हमारी हेल्थ केयर टीम, और जो हमारी हेल्थ केयर एजेंसी है इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन से कि हेल्थ केयर एजेंसी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस भी इंक्लूड कर सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, कि मतलब कितनी टाइम के लिए पर्सन हमारे पास हॉस्पिटल में आया है या हेल्थ केयर एजेंसी में, हेल्थ केयर सेटिंग में हमारे पास आया है, उस बेसिस पे हमने क्या किया है, फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है कि हमने हेल्थ केयर एजेंसी को क्लासिफाई किया है किस बेसिस पे कि पर्सन हमारे पास कितनी देर के लिए आ रहा है, उसकी लेंथ ऑफ स्टे हमारे पास कितनी है। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट होता है शॉर्ट स्टे। शॉर्ट स्टे में आपके पास क्या होगा? शॉर्ट स्टे का मतलब जैसे आपको समझ में आ रहा है कि शॉर्ट का मतलब बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए। मिनिमम टाइम आप मान के चल सकते हो कि किसी पर्सन को कोई ऐसी कंडीशन है कि उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो ओपीडी में आया, हमारे पास ओपीडी में आके डॉक्टर ने उसको आईपीडी में जाने को बोला है कि आप 1 डे के लिए हमारे पास रुकिए, फिर आप डिस्चार्ज लेके अपने घर जा सकते हैं। मतलब वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास आता है शॉर्ट स्टे में। शॉर्ट स्टे में हमारे पास टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है? 24 आवर्स। अगर कोई पर्सन आपके पास 24 आवर्स के लिए ही रुक रहा है देन वो हमारे पास आता है कि वो आया है हमारे पास शॉर्ट स्टे में। अब नेक्स्ट है आपका अक्यूट केयर। एक आपकी टर्मिनोलॉजी आप लगा के चल सकते हो, एक होती है अक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। अब जो अक्यूट है उसका क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज़ है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होना। क्रोनिक जो बहुत ही कंटिन्यूअसली बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है उसी में आगे कंटिन्यू हो रही है। अक्यूट अभी अभी सडन हुई है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हुई है। क्रोनिक जो पीछे से लंबी जो बीमारियां चलती हुई आती हैं उनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। अक्यूट डिजीज में जो अभी हमें सडन कोई प्रॉब्लम हो गई है वो सब आगे, ऐसे ही आपकी अक्यूट केयर होती है जिसमें पर्सन आपके पास आएगा कोई उसको ऐसी डिजीज कंडीशन है, वो आपके पास कितने टाइम के लिए एडमिट होगा या आपके पास आएगा? वो आएगा लेस देन 30 डेज के लिए। मतलब उसका जो टाइम इंटरवल है कि उसका एडमिट होने का, डिस्चार्ज होने का जो टाइम पीरियड है वो विदिन 30 डेज ही होगा। 30 डेज से ज़्यादा आपके पास नहीं होगा। विदिन 30 डेज में आपका 3 डेज भी आ सकता है, ठीक है, 5 डेज भी आ सकता है, 15 डेज भी आ सकता है, 25 डेज भी आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आया कि अक्यूट केयर में आपके पास लेस देन 30 डेज जो लेंथ ऑफ स्टे है पर्सन का वो होता है। नेक्स्ट आपका होगा लॉन्ग स्टे। लॉन्ग स्टे में आपका क्या होगा? जैसे आपका शॉर्ट स्टे था मतलब मिनिमम लेस देन 24 आवर्स के लिए पर्सन हमारे पास आता है। लॉन्ग स्टे में आपका मोर देन 30 डेज। कोई ऐसा पर्सन है जिसको
कंटिन्यूसली बहुत ही लंबे टाइम से कोई डिजीज कंडीशन चलते हुए आ रही है और अभी पर्सन ने रिकवर नहीं किया या उसकी रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई, उस कंडीशन में हमारे पास बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट हमारे पास एडमिट रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं वो पर्सन हमारे पास लॉन्ग स्टे में है। ठीक है, लॉन्ग स्टे में हमारा होगा मोर देन 30 डेज। कोई पर्सन ऐसा है जो 1 मंथ से हमारे पास ही एडमिट है, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, कंटिन्यूअसली कोमा जैसी कोई स्टेज आ गई है। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है लॉन्ग स्टे, कि पर्सन हमारे पास बहुत ही लंबे टाइम तक स्टे कर रहा है। ओके, समझ में आया? इसमें आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। लेंथ ऑफ स्टे में आपके 3 पार्ट आएंगे। फर्स्ट आएगा शॉर्ट स्टे, कि मतलब लेस देन 24 या 24 आवर्स के लिए पर्सन आपके पास हेल्थ केयर सेटिंग्स में, हेल्थ केयर एजेंसी में आएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। अक्यूट केयर में आपका आएगा लेस देन 30 डेज, मतलब 30 डेज से कम उसका टाइम इंटरवल हमारे पास होता है, टाइम पीरियड जिसमें वो ट्रीटमेंट लेता है और अपने घर जाता है। लॉन्ग स्टे में हमारा आएगा मोर देन 30 डेज, मतलब वो अभी भी मतलब कंटिन्यूसली हमारे पास ही प्रेजेंट है, वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है हमसे ही, देन उसको हम बोलते हैं वो पर्सन हमारे पास लॉन्ग स्टे के लिए है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, कि उसको कौन ओनर, उसका ओनर कौन है, बेसिकली हम मीनिंग समझें तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास हेल्थ केयर एजेंसीज कितने टाइप की होती हैं। अब आप सबने सुना होगा कि हमारे पास कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट, और कुछ हमारे पास वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है तीनों में? देखो, फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कौन रन करता है? जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो। अब कुछ हॉस्पिटल्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, मतलब उनको जो रूल करने वाली बॉडी है वो कौन है? हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है, जहां आप हेल्थ केयर सर्विसेज लेते हो तो वो आपकी हेल्थ केयर एजेंसीज हैं जिसको गवर्नमेंट रन कर रही है, और वहां आप अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या कर रहे हो? ले रहे हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉलंटरी। वॉलंटरी में हमारे पास क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब जो पर्सन्स ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह चलाते हैं, रन करते हैं, उनका बेसिकली क्या गोल होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन पॉपुलेशन हमारी है उन सबको भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये हमारे पास नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मतलब इनका बिल्कुल भी गोल नहीं होता कि इनको प्रॉफिट चाहिए उस इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ये हमारे पास नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, जो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले पाते, उन लोगों के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, वॉलंटरी समझ में आया? नेक्स्ट है आपका प्राइवेट। प्राइवेट हॉस्पिटल सबको पता है कि जिसका गवर्नमेंट से कोई वो नहीं होता कि गवर्नमेंट ही इनको रन करेगी या गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक्सपेंसेस वगैरह मिलेंगी। ये किसी भी प्रॉपर जो कोई पर्टिकुलर इंसान है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसके द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट उसको रन करती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में आपके चैरिटेबल ट्रस्टीज वगैरह होते हैं, वो उनको रन करते हैं। इनका बिल्कुल भी गोल नहीं होता कि उनको प्रॉफिट ही कमाना है उस चीज से। प्राइवेट हॉस्पिटल बेसिकली प्रॉफिट के तरीके से भी वो यूज करते हैं और हेल्थ केयर सर्विसेज भी वहां आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। ओके, समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप हमारे पास 3 टाइप्स थे जो अभी हमने देखे हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, कि मतलब वो हेल्थ केयर एजेंसी का हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है होने का, क्या हमारे पास उसका एम है कि वो हमारे पास है। तो इसमें आपका फर्स्ट वन है टीचिंग कम रिसर्च। अब आपने देखा है जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ ही कॉलेज अटैच होते हैं। ठीक है, वहाँ उनको एजुकेशन भी दी जाती है, वहाँ उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं। उसमें जैसे कि हम इसका अगर टीचिंग कम रिसर्च का अगर एग्जाम्पल लेके चले तो आपने एम्स जैसे इंस्टीट्यूट देखे हैं जहाँ आपकी क्या होती है हॉस्पिटल सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप वहाँ आगे कंटिन्यूसली जो बच्चे वहाँ स्टडी करते हैं उनको रिसर्चेज के भी रिसर्चेज के पर्पसेस के लिए भी वो उसको इंस्टीट्यूट को या हेल्थ केयर एजेंसी को यूज करते हैं। बेसिकली उनका गोल क्या होता है कि वहाँ उनको टीचिंग भी मिल रही है और कम रिसर्चेज, और वो रिसर्च के पर्पज से भी वो हेल्थ केयर एजेंसी वहाँ यूज हो रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में आपका क्या होता है, कोई जैसे आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखते हो कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर उसमें उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, वहाँ आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी लगभग मोस्टली सारी सर्विसेज वहाँ आपको मिलती है। कौन सा हॉस्पिटल में, कौन सी हेल्थ केयर एजेंसी में? जनरल हेल्थ केयर एजेंसी में। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड।
इसमें आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जैसे आपके ENT हो गए, ठीक है, आपके डेंटिस्ट वगैरह हो गए, समझ में आया, जिसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आप बोलते हो कि नहीं मुझे ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास ही जाना है या मुझे ENT वाले के पास ही जाना है, इसका क्या मतलब है कि उनके पास प्रॉपर अपनी जो फील्ड है उसका स्पेशलाइजेशन उनके पास होता है, कि वो एक उसी पर्टिकुलर फील्ड में उनको स्पेशलाइजेशन है और वो उसी को ट्रीट करते हैं। वो सारे जो हेल्थ केयर एजेंसीज आती हैं वो हमारी स्पेशलाइज्ड के अंदर आती है। फिर है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन हम किस डिजीज में यूज करेंगे? आइसोलेशन हेल्थ केयर एजेंसीज को, आइसोलेशन हेल्थ केयर एजेंसीज को हम यूज करेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का आपके पास क्या मतलब है कि जो डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होती है, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक पर्सन को जिसको कम्युनिकेबल डिजीज हो गई है उसको अदर पर्सन से सेपरेट रखना पड़ेगा। जो हम ऐसे जो सेपरेशन मेंटेन करके चलते हैं, उनके इंक्यूबेशन जो डिजीज का पीरियड होता है उसमें, उसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का बेसिकली हमारा मीनिंग क्या है? सेपरेट करके रखना, अलग अलग रूम्स में रखेंगे जिन पर्सन को ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। समझ में आया? तो आपका ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा टीचिंग कम रिसर्चेज भी, हॉस्पिटल, ठीक है, और जनरल जहां आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहां आपको एक ही प्लेस में बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज, जहां एक पर्टिकुलर फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन होता है, एक प्रॉपर स्पेशल आपको वहां ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन हम कम्युनिकेबल डिजीज में हम यूज करते हैं हेल्थ केयर एजेंसीज को पर्सन को सेपरेट रखने के लिए। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू साइज, कि मतलब साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे आपकी हेल्थ केयर एजेंसीज। तो इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप है टीचिंग, जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अब ये नहीं देखना है कि हेल्थ केयर एजेंसी कितने उसमें बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग साइज डिसाइड नहीं होता। किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग का हमारे पास साइज किस बेसिस पे डिपेंड होता है कि वहाँ कितने बेड प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं हमारे, जहाँ रिसर्चेस वगैरह भी होती हैं, टीचिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, वहाँ हमारे पास कितने बेड्स होते हैं? 500 बेड्स। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि CHC में कितने बेड होंगे, PHC में कितने बेड होंगे, ये पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग में आपके पास कितने बेड्स अवेलेबल है? 500 बेड्स। अब है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ आपके पास कितने बेड्स होने चाहिए? 200 बेड्स। नेक्स्ट है आपका तालुका हॉस्पिटल। तालुका हॉस्पिटल आपका किस लेवल पे होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तालुका जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके तहसील लेवल पे होते हैं, ठीक है। वहाँ आपकी बेड्स की जो नंबर है वो कितनी होनी चाहिए? 50 बेड्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका CHC। CHC की क्या फुल फॉर्म होती है आपकी? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो आपके कम्युनिटी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ आपके पास कितने बेड होते हैं? 30 बेड्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका PHC। PHC में आपका क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपके पास कितने बेड होने चाहिए? 6 बेड। तो ये आपकी कुछ हेल्थ केयर सेटिंग्स, कुछ हेल्थ केयर एजेंसीज थी जिसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, कि पर्सन कितने टाइम के लिए हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, उनका कंट्रोलर कौन है, कौन उनको रूल कर रहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, कि उन एजेंसीज का गोल क्या है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइज, उनका साइज, उनके बेड्स नंबर कितने हैं। नेक्स्ट हमारा हेल्थ केयर एजेंसीज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं? फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज, मतलब क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल के या हेल्थ केयर एजेंसीज के, ठीक है। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसको आप किस चीज में भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपसे हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन पूछा जाए, आप उसमें भी वो हेल्थ केयर एजेंसी का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है उसको यूज कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फंक्शंस, कि हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक पर्पस फंक्शन क्या है, कि क्या चीज, मतलब कोई भी अगर पर्सन को प्रॉब्लम है वो हमारे पास कहाँ आया है? एक हेल्थ केयर एजेंसी बना लेते हैं, यहाँ हमारे पास कोई भी पर्सन आया है। अब इसको क्या है? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आया है। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसको अपना डायग्नोसिस करवाना है, उसको डायग्नोस करवानी है प्रॉब्लम। वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होते हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि पर्सन को ये चीज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या फिर ये डिजीज कंडीशन प्रॉब्लम है। तो हम डायग्नोसिस से क्या पता करते हैं हॉस्पिटल में कि पर्सन में क्या प्रॉब्लम है या कौन सी डिजीज कंडीशन पर्सन में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास किसका फंक्शन होता है? हेल्थ केयर एजेंसीज का या हेल्थ केयर सेटिंग्स का या हॉस्पिटल का।
इमरजेंसी केयर। हॉस्पिटल में अगर आप रोड से जा रहे थे, रोड में आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद अब आपको क्या चाहिए, इमीडिएट सर्विसेज चाहिए हॉस्पिटल में। तो अब वहां से पर्सन आपको कोई भी जो हेल्प करेगा आपकी, वो उठा के कहाँ ले आया, हेल्थ केयर सेटिंग्स में ले आया। वहां आपको एक इमरजेंसी केयर भी प्रोवाइड करी जाती है। मतलब अचानक से आपके साथ कुछ हो गया है और आपको इमरजेंसी इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड है, तो वो भी आपको कहाँ प्रोवाइड करा जाता है, इमरजेंसी केयर आपको प्रोवाइड करी जाती है। कहाँ, हेल्थ केयर एजेंसीज के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर वो केयर होती है जिसमें पर्सन्स की मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो केयर भी आपको हेल्थ केयर एजेंसीज में प्रोवाइड करी जाती है कि पर्सन की बस लाइफ एंड होने वाली है, या ऐसी क्रिटिकल केयर है कि डायरेक्ट हमें ऑब्जर्वेशन में ही पर्सन को रखना पड़ेगा, तो वो कौन सी केयर होती है, क्रिटिकल केयर। नेक्स्ट फंक्शन होता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का क्या मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको पहले जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें हमने रिहैबिलिटेशन का मीनिंग जो है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि रिहैबिलिटेशन का मीनिंग है जब पर्सन को डिजीज हुई है, उससे पहले जिस स्टेज में वो था, अब एक डिजीज का कंप्लीट पीरियड उसने फॉलो किया है, अब जो उसकी डिसेबिलिटीज उसमें आ गई हैं या उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटीज जो अफेक्ट हो गई हैं, वापस धीरे धीरे उनकी रिकवरी करवाना और वापस डिजीज से पहले वाले स्टेज में पर्सन को लेके आना हमारे पास कौन से सर्विसेज में आता है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव। अब आपको पता है हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव सर्विसेज भी दी जाती हैं कि पर्सन को लाइफ में वो प्रॉब्लम या तो दोबारा ना हो, या फिर कोई डिजीज प्रिवेंशन के लिए उनको एजुकेशन वगैरह देना, ठीक है। हमारे हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव और एक प्रोमोटिव। प्रिवेंटिव मतलब डिजीज का प्रिवेंशन कैसे करना है और हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है, ये दोनों सर्विसेज भी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर एजेंसीज में प्रोवाइड करी जाती हैं। कैसे प्रोवाइड करी जाती हैं कि फ्यूचर में उसको वो डिजीज ना हो दोबारा, प्रिवेंटिव सर्विसेज दी। और प्रोमोटिव सर्विसेज का मीनिंग है अभी अभी उसने अपनी जो डिजीज थी उससे रिकवर किया है, अब उसको अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो वो भी हेल्थ प्रमोशन वाली सर्विसेज भी वहाँ प्रोवाइड करी जाती हैं। वहाँ पर्सन को सिखाया जाता है कि आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, अच्छा न्यूट्रिशन कैसे लेना है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब आपको हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर एजेंसीज में उनका फंक्शन ये भी होता है, वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी हॉस्पिटल को हम मान सकते हैं, जहाँ से बच्चे अपनी एजुकेशन में वो थ्योरी पढ़ के आते हैं और ट्रेनिंग में वो क्या सीखते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं। ओके, तो यही इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर एजेंसीज या हॉस्पिटल। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। अब जैसे मैंने डिस्कस किया था टीचिंग कम रिसर्च वाले उसमें क्लासिफिकेशन में कि जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, उनका एक वो क्लासिफिकेशन भी होता है और इनका फंक्शंस में भी आता है कि रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो फंक्शंस आपके पास आ गए। सबसे पहले आपका आएगा कि ये प्रिवेंटिव प्रोमोटिव सर्विसेज हमें देता है हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एजेंसी, और हमारे पास ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमें देता है। अगर इमरजेंसी में हमें नीड है वो सर्विसेज भी हमें हॉस्पिटल में मिलती है। अगर क्रिटिकल केयर पर्सन को चाहिए, उसको ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें उसको केयर चाहिए, वो भी हॉस्पिटल में हमें मिलती है। हमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी हॉस्पिटल में मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ सर्विसेज हैं, कुछ फंक्शंस हैं हॉस्पिटल के, जो हॉस्पिटल ये काम हमारा करता है। किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करेगा, इमरजेंसी में किसी पर्सन को केयर चाहिए वो केयर प्रोवाइड करने में हॉस्पिटल हेल्प करेगा, क्रिटिकल केयर भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। रिहैबिलिटेशन अगर किसी को सर्विसेज चाहिए तो ऐसे सेंटर्स भी हैं, रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स प्रेजेंट हैं आजकल, जो पर्सन के रिहैबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे हॉस्पिटल की क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। इतना क्लियर हो गया, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने फंक्शंस देख लिए। अब हमारे पास क्या है कि हॉस्पिटल में हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ आपको बताऊंगी, कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जो मैंने लिखा है ओपीडी। ओपीडी का क्या मीनिंग होता है आपके पास, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जो फर्स्ट जो आपका कॉन्टेक्ट जहाँ होता है हॉस्पिटल से, वो आपका कहाँ होता है, ओपीडी में। सबसे पहले आप ओपीडी में जाते हो, वहाँ अपनी स्लिप लेते हो, उसके बाद आप अपने फिजिशियन के पास जाते हो डिजीज को डायग्नोसिस के लिए। अब आपके पास क्या है, जो आपका फर्स्ट कॉन्टेक्ट हॉस्पिटल में कौन से डिपार्टमेंट में होता है, ओपीडी में, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, ओपीडी। नेक्स्ट है आपका कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का क्या मीनिंग है, अब आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट कैजुअलिटी हो गई है, उसमें आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, उसमें आप कौन से डिपार्टमेंट में आते हो, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में आते हो। ओके, अब जैसे जैसे जो प्रॉब्लम आपको होगी उसके अकॉर्डिंग आपके क्या डिपार्टमेंट्स होंगे। अब है नेक्स्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट।
अब आपको कोई ऐसी डिजीज है जिसका सिर्फ आपको ट्रीटमेंट चाहिए, उसमें कोई सर्जरी वगैरह की नीड नहीं है, कोई आपको प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव सर्विसेज की नीड, इस क्यूरेटिव सर्विसेज की है, लेकिन अगर आपको कोई भी सर्जरी वगैरह की नीड नहीं है, देन आप कौन सा डिपार्टमेंट में आते हो? मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जहाँ आपको सिर्फ क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए, आपको कोई भी सर्जरी की नीड वहाँ नहीं है, तो कौन से डिपार्टमेंट में आना है? मेडिसिन डिपार्टमेंट में। देन है सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट में आपका क्या होता है? सर्जरी डिपार्टमेंट में होता है, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कोई भी सर्जरी परफॉर्म करवाने के लिए, ऐसे ही जब आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में आते हो तो आगे इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे आपकी ENT से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी रेस्पिरेटरी से है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से है, उसके आगे आगे आपके डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, वो आगे सब डिवाइड होते जाते हैं। वैसे ही आपका सर्जरी डिपार्टमेंट भी, पर्सन वहाँ सर्जरी के पर्पज से आता है उस डिपार्टमेंट में, उसके आगे कुछ सब टाइप्स होते हैं। जब कार्डियो की सर्जरी है तो वो कार्डियो वाले डिपार्टमेंट में आएगा, न्यूरो की सर्जरी है तो वो न्यूरो वाले डिपार्टमेंट में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सर्जरी के डिपार्टमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैटरनिटी डिपार्टमेंट। मैटरनिटी डिपार्टमेंट में कौन पर्सन होंगे? जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स या जो मदर जिनका या तो डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी हो चुकी है, वो पर्सन कहाँ मिलेंगे हमें? मैटरनिटी डिपार्टमेंट में या मैटरनिटी बोर्ड में। ओके, तो हमारे पास मैटरनिटी जो हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ कौन होती है? जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या उनकी डिलीवरी हो चुकी है या डिलीवरी होने वाली है, वो हमारे पास मैटरनिटी में होंगे। अब पीडियाट्रिक वार्ड में आपके पास क्या होगा? पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में कि जो चिल्ड्रंस, बेसिकली इसमें मतलब चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, वो चिल्ड्रंस की एज कितनी होनी चाहिए? अप टू 15 ईयर्स। अगर 15 ईयर्स तक के बच्चे हैं तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में पहुंचना है? पीडियाट्रिक जो आपका डिपार्टमेंट होता है वहाँ, ओके, हॉस्पिटल के। नेक्स्ट है आपका साइकेट्री। साइकेट्री डिपार्टमेंट क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई मेंटल इलनेस है या मेंटल कोई डिसेबिलिटी है, देन वो पर्सन कहाँ जाएगा? साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, अगर उसको कोई भी माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फार्मेसी। फार्मेसी में सबको पता है क्या मिलती है? जो मेडिसिन वगैरह, जो ड्रग्स हम अपने ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वो आपको कौन से डिपार्टमेंट में मिलती है? फार्मेसी में। नेक्स्ट है आपका लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का क्या रोल है भाई? लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जर्म्स फ्री जो हम कपड़े यूज कर रहे हैं, जो बेडशीट हो गई, पिलो कवर्स हो गए, ब्लैंकेट हो गए, वो जर्म्स फ्री आपको कौन सा डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं? जो आपका लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है वहां से। तो ये भी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट है डाइटरी। डाइटरी में आपका क्या होता है? डाइटरी में अगर किसी भी पर्सन को न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या उसको अपने न्यूट्रिशन के बारे में पूछना है, वो कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? डाइटरी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है आपका एक्सरे लेबोरेटरी। एक्सरे और लेबोरेटरी में आपको पता है, एक्सरे में अगर आपने एक्सरे करवाना है तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे? जो हॉस्पिटल के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है आपका एक्सरे। लेबोरेटरी के अंदर अगर आपने कोई भी टेस्ट परफॉर्म करवाना है, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसको परफॉर्म करवाने के लिए आप कहाँ जाते हो? लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज, CSST, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी हॉस्पिटल में चीजें यूज होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो हमें कहाँ से, कौन से डिपार्टमेंट से मिलती हैं? हॉस्पिटल में। जो CSST हमारा डिपार्टमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या? स्टेराइल चीजें। उसी वहाँ हम अपनी चाहरी चीजों को पहुंचाते हैं और वहां से हम स्टेराइल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में यूज करने के लिए। समझ में आया सारे डिपार्टमेंट? फर्स्ट जो आपका कॉन्टेक्ट होगा वो OPD में होगा। उसके बाद अगर आपकी इमीडिएट ट्रीटमेंट की आपको नीड है तो आप कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में जाओगे। अगर आपको सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करवाना है किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग, वो मेडिसिन में आएगा। अगर आपने सर्जरी परफॉर्म करवानी है तो सर्जरी डिपार्टमेंट है। मैटरनिटी में आएंगी हमारे पास जो मदर्स हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं जिनकी या तो डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है वो। और पीडियाट्रिक में हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं अप टू 15 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रंस हैं वो पीडियाट्रिक वार्ड में आते हैं। साइकेट्रिक में जो भी मेंटल इलनेस वाले जो पर्सन होते हैं वो साइकेट्रिक में आएंगे। फार्मेसी में आपका क्या आता है? जो भी ड्रग्स वगैरह, जो भी मेडिसिन वगैरह आपको प्रोवाइड करी जाती है वो आपकी फार्मेसी में आती है। नेक्स्ट है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में आपकी जितनी भी ब्लैंकेट्स हो गए, शीट्स वगैरह हो गई, वो वॉश होके आती है लॉन्ड्री से जर्म्स की। डाइटरी में आपका डाइट से रिलेटेड होता है। एक्सरे में अगर आपने एक्सरे करवाना होता है एक्सरे डिपार्टमेंट है। लेबोरेटरी में आपके जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो परफॉर्म की जाती हैं। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज में आपकी जितनी भी स्टेराइल चीजें होती हैं वो ये वाला डिपार्टमेंट आपको हॉस्पिटल में सर्कुलेट करता है,
ये प्रोवाइड करता है। समझ में आया आपको क्या हॉस्पिटल के फंक्शंस हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हमारी हेल्थ केयर टीम में कौन कौन मेंबर्स हैं। ये आपको आई होप कि आपको पता होगा। फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको नर्स। आप अभी जीएनएम कर रहे हो तो अभी आपको पता है कि नर्स का क्या रोल होता है। सबसे ज्यादा मतलब नर्स का रोल होता है किसी भी पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने में। किसी भी पेशेंट को कोई भी केयर हम देते हैं वो कौन काम करता है, नर्स ही करेगी। हमारा फिजिशियन उस चीज को डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके हमें मेडिसिन को बता के जाता है। वो मेडिसिन प्रोवाइड कौन करती है, नर्स करती है। तो नर्स का रोल आई होप कि आपको अच्छे से पहले से भी पता होगा कि नर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होता है हेल्थ केयर टीम में फिजिशियन, जो किसी भी पर्सन की डिजीज को डायग्नोज करता है। डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है उसको क्या करता है, सजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट किस चीज के लिए होता है, अगर किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम है बोन्स में, मसल्स में, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है, वो फिजियोथेरेपी करता है। फिजियोथेरेपी में वो कोई भी मसाज कर सकता है, कोई भी एक्सरसाइजेस वगैरह इंक्लूड कर सकता है, कोई भी हॉट चीज उसने यूज करी, कोई भी कोल्ड उसने यूज किया, वो मतलब अपने तरीके से मतलब मसल्स की और बोन्स की प्रॉब्लम को क्या करता है, शॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइटिशियन। डाइटिशियन में क्या होता है आपके पास कि अगर आपको न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है या आपने न्यूट्रिशनल का अपना पूरा शेड्यूल चाहिए होता है, देन आपके पास कौन होता है, डाइटिशियन होता है। अगर आपके टूथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, देन आप किससे हेल्थ केयर, कौन से हेल्थ केयर टीम मेंबर से कांटेक्ट करते हो, हमारे पास डेंटिस्ट से। नेक्स्ट है हमारा पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में आपके पास कौन लोग आते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स बताए थे जिसमें एक्सरे और लेबोरेटरी था, जो इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं नर्स और फिजिशियन के अलावा, जो हमारे पास एक्सरे और लेबोरेटरी में जो पर्सन काम करते हैं वो हमारे कौन होते हैं, पैरामेडिकल हमारा स्टाफ होता है। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट, जो आपके फार्मेसी में काम करते हैं, जो आपको ड्रग्स मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं, वो कौन होते हैं, फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट पर्सनल। कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको स्पिरिचुअली मतलब रिलीजियस बिलीव्स के रिगार्डिंग सपोर्ट की नीड होती है, उसके लिए भी हॉस्पिटल में कौन प्रेजेंट होता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट पर्सनल। तो मैं आप समझ गए होंगे कि हमारी हेल्थ केयर टीम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने देखे हैं हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन या हेल्थ केयर एजेंसी का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा उसका क्या फंक्शन होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट और हेल्थ केयर टीम में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको जीएनएम से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी हमारे कैप्शन में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।